हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जनवरी सेशन पीवाईक्यू का 2025 का। और इलेक्ट्रो में सबसे अच्छी बात, इवन मैं तो कहूँगा जेई मेंस में सबसे अच्छी बात है कि सभी में जनरली जो ट्रेंड पहले सेशन में होता है वो ट्रेंड मोर और लेस सेकंड सेशन में फॉलो होता है। प्लस पीवाईक्यूज में एक ईयर का भी क्वेश्चन ढंग से कर लो तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं अगर हम उसे ढंग से पीवाईक्यू करें अच्छे तरीके से, नॉट एज अ क्वेश्चन बट एनालाइज करें कि ये कॉन्सेप्ट हमें ढंग से आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड करें तो ठीक है। तो अब हम जनवरी 2025 का वही एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml aqueous solution of NaCl for 5 minutes changes the pH of solution to 12। अगर हम aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो pH जो होता है सॉल्यूशन का वो 12 में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन है द करंट इन एम्पियर्स, बताइए इस इलेक्ट्रोलिसिस में कितना करंट एम्पियर में पास हुआ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो अब देखो एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसका आइडिया होना चाहिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पता है या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें ये पता होना चाहिए ए के पास कौन जाता है ए और सी के पास कौन जाता है सी। फिर उसके बाद आपको देखना है कि एनायंस, अगर एनायंस ClBrI माइनस, क्या ये एनायंस है? यस। अगर आपका आंसर आता है कि यस ये एनायंस है तब तो गैस रिलीज होगी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन अगर कोई और गैस इन्वॉल्व है, अगर कोई और एनायन इन्वॉल्व है तो ऑलवेज एंड एवरी टाइम एनोड पे रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस। तो यहां से हमें समझ आया NaCl में एनायन Cl माइनस है, मतलब क्लोरीन रिलीज होगा। और इससे हमने ये इंटरप्रेट किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंटरप्रेट किया कि pH इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, बिकॉज क्लोरीन pH को इंपैक्ट नहीं कर रहा। तो अब हमें पता चल गया एनोड में क्लोरीन रिलीज हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड या रिकॉल या रिटेन अवर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कैथोड। तो कैथोड के पे हमें सोचना है कि अगर कैटायंस चाप है, चाप मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, अगर कैटायंस चाप है, अगर आपका आंसर आ रहा है यस, तब तो यही डिपॉजिट होते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। बट अगर ये कैटायंस नहीं है, आंसर है नो, तो एवरी टाइम क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन, राइट। तो हमें समझ आया कि यहां पे कैटायंस तो चाप नहीं है, Na है, तो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। मींस दिस रिएक्शन इज गोइंग टू इंपैक्ट pH, ये रिएक्शन pH को इंपैक्ट करेगी। नाउ अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी विद रिलीज ऑफ 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन। अगर ये नहीं पता तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं, इस रिएक्शन को लर्न करने का तरीका बता देता हूं। जस्ट अब तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं तो सिंपल हमें पता होना चाहिए N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो नेगेटिव होगा। सबसे नेगेटिव कौन? इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। यानी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो जैसे ही H पे अटैक किया क्या मिला? H और OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना गया? OH माइनस। बट वी नो hydrogen cannot exist in atomic form, so it's going to exist in molecular form. In this way, using organic chemistry you can learn reaction of reduction of water. Now after that एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग न्यूमेरिकल, वो है नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस इज Kw, which is 10 raised to power -14 at room temperature। ठीक है, RT मतलब रूम टेम्परेचर। बाय दिस कैलकुलेशन इफ इट इज गिवन दैट pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 12, अगर ये मेंशन है कि pH जो है सॉल्यूशन का 12 है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस concentration of H plus is 10 raised to power -12। then what is the concentration of OH minus? तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो यूजिंग दिस कैलकुलेशन वी कैन इजिली सॉल्व OH minus is 10 raised to power -2, means
दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए, इसे एब्जॉर्ब करिए। इससे पता चला कि ये वो आयन है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस के बाद OH माइनस कितना प्रेजेंट है, 10⁻⁻² मोलर। नाउ अब अगर हम देखें तो OH माइनस 1 मोल ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, 1। सो व्हाट इज द n फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का n फैक्टर क्या है, 1। n फैक्टर क्या है, 1। तो दिस इज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ ये है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड पार्ट जो आपके ब्रेन में चले रहना चाहिए और आउट ऑफ प्रैक्टिस ये रहेगा भी। जैसे अभी भी स्क्रीन रोक के मैं कहूंगा ये सब खुद से सोचो, एब्जॉर्ब करो, कोई पॉइंट मिसिंग दोबारा देखो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि लिख लेता हूं बाद में देखूंगा, ये लास्ट टाइम है। अब वीडियो देखते हुए ये सोचो मैं अभी कर दूंगा, उसे टाइम नहीं है और अभी सारी चीजें अभी लर्न करूंगा। तो जो कॉपी, रफ कॉपी हाथ में है तुरंत उसे निकालो, इसको खुद से लिख के देखो। ओके, अब चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला। फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर हो रहा हूं। गिवन मास इज या वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज मोलर मास बाय n फैक्टर IT by Faraday. It can be written as given mass by molar mass into n factor equal to IT by Faraday. Now what is given mass by molar mass? This is number of moles. तो number of moles into n factor equal to IT by Faraday. Number of moles का फॉर्मूला क्या होता है? It can also be written as molarity into volume in liters into n factor which is equal to IT by Faraday. इतना करने के बाद केमिस्ट्री खत्म है इस क्वेश्चन में। अब क्या स्टार्ट होगी? अब स्टार्ट होगी मैथ्स। सीधे कैलकुलेशन करनी है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी कितनी है, 10⁻⁻²। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 600 ml। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। व्हाट इज n फैक्टर? n फैक्टर इज 1। व्हाट इज करंट? निकालना है। व्हाट इज टाइम? टाइम इज 5 मिनट कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स इनटू 60। व्हाट इज फैराडे? 96500 कूलम। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब मैथ्स करते हैं। 60 से 60 गया, एक 0 से 0, 2 0 से 2 0 गई, 5 से 965 गया तो बचा 193। तो इसको सॉल्व करके करंट की वैल्यू क्या आई, 193। इसको इधर ले जाता हूं इंटू 10⁻⁻²। देख लो ये 193 इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। कैन बी रिटन एज 1.93 एम्पियर। बट क्वेश्चन में आंसर किस में देना है, नियरेस्ट इंटीजर में, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन है स्क्रीन रोक के फिर से ये सारी चीज समझने की कोशिश करिए एंड यू कैन डू। देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपके मन में आए मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते हो, और यह नहीं मैं इसे कर दूंगा हर हाल में, तो आप इसको 5 मिनट लगेंगे, 2-3 बार ये चीजें लिखेंगे, आपको समझ आने लगेगी। अभी 10 मिनट लगा हुआ इस क्वेश्चन पे जिसने पहली बार बिल्कुल इलेक्ट्रो टच किया है, और देखो आप कर पा रहे हो या नहीं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। नीचे हमें प्लॉट दिया है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का, ऑफ वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर KCl इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा एक डिस्कशन रहेगा छोटा सा लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो, हाँ देखिए इसमें आपको ना ये भी ध्यान रखें कि नंबर ऑफ मोल्स के और फॉर्मूले जो है उसमें कभी कभी इलेक्ट्रो में ये वाला फॉर्मूला भी यूज करवा लेते हैं। गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर। मींस कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज रिलीज, तो बताइए कितना करंट पास कर रहे हैं, या 22 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, तो बताइए कितना करंट पास कर रहे हैं। और जैसे एडवांस में क्वेश्चन आया तो उसमें तो बोल दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 30 लीटर, तो बताइए, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन दैट केस हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ऑल्सो ये जो मैंने आपको बताया ना
एनोड कैथोड, इसको आप ऐसे भी समराइज कर सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही हो रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन रिलीज होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन रिलीज होगा। जो कुछ केसेस हैं जहां ये वेरिएशन आते हैं वो है अगर एनायन ClBr है और अगर कैटायन चाप है। अब देखिए आप इसे ट्रिक मान लेंगे, बट बेसिकली मैं मानता हूं आप कंसेप्ट सीखो, क्योंकि ये ट्रिक कैसे आई है कंसेप्ट से। बेसिकली ट्रिक क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कई बार अगर आप खुद इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख लेंगे ना, प्रैक्टिस करते करते जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप इससे भी स्मॉल या सिंपल चीजें आप मुझे बता पाएंगे। और आप में से किसी को इससे भी सिंपल कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन लैंग्वेज पता है तो कमेंट करो, सबकी हेल्प हो। ओके, नाउ यहां पर अगर हम देखें तो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। क्वेश्चन में मेंशन है फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 0.15 के लिए रेसिस्टेंस इज 100 ओम, मींस 0.15 के लिए रेसिस्टेंस मेंशन है 100 ओम। तो आपको रेसिस्टेंस निकालना है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मतलब 0.1 के लिए रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्या आप इस बात से अवेयर हैं, क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा सेम सेल, क्या लिखा होगा, सेम सेल, ठीक है, क्या बोला है, हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेसिस्टेंस 100 ओम है और डाइल्यूट के लिए रेसिस्टेंस बताओ इफ सेम सेल इज फिल्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या आप इस बात से अवेयर है कि अगर सेम सेल वर्ड मेंशन है तो इसका मतलब सेल कांस्टेंट इज सेम, इसका मतलब दोनों केसेस में सेल कांस्टेंट क्या है, सेम। देन फिर उसके बाद G स्टार, अब उसके बाद फॉर्मूले पे आते हैं। G स्टार होता है K इंटू R, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ K, दिस इज G स्टार बाय R, ठीक है, टेक इट एज वन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगर लैम्डा m की वैल्यू, इसमें k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी जाए इन टर्म्स ऑफ G स्टार बाय R, तो क्या आंसर आएगा, G स्टार बाय R इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। बस अब हम क्या करेंगे, दो कॉन्सेंट्रेशन पे दो मोलैरिटी गिवन है तो दो इक्वेशन बना लेंगे एंड डिवाइड। केमिस्ट्री एंड्स हियर, क्या स्टार्ट होगा, मैथ्स। शुरू करते हैं मैथ्स। तो हम क्या करने वाले हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को डिवाइड। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर हो रहा हूं मैं, ठीक है, वो ड्यू टू टेक्निकल एरर क्या कहते हैं सब डिलीट हो गया, तो मैं एक बार दोबारा से सारी इक्वेशन लिख देता हूं तो ताकि आप रिलेट कर सको। देखो फॉर्मूला था लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, और k को लिख सकते हैं हम G स्टार बाय R इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो 0.15 के लिए लैम्डा m है 100, 0.15 के लिए लैम्डा कितना है 100, तो ये लैम्डा m का वैल्यू हो गया 100 और G स्टार और रेसिस्टेंस का वैल्यू है हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए 100 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी विच इज 0.15। अब एक और चीज देखिए, ये जो ग्राफ है ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.15 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय इक्वेशन नंबर 2। इसे डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 150, तो 150 इज इक्वल टू G स्टार बाय R, रेसिस्टेंस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, इंटू 1000 बाय 0.1 का स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कैंसल आउट। अब हम क्या करने वाले हैं, मतलब कैलकुलेशन करेंगे जो कैंसिल हो सकता है। G स्टार इज सेम, क्योंकि सेम सेल फील्ड था तो G स्टार कांस्टेंट होता है, एंड 1000 से 1000 कैंसिल करेंगे
तो जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है कर लेते हैं, 0 से 0। तो ये हो गया 10/15 इज इक्वल टू आर ऊपर चला जाएगा 100 नीचे इंटू 0.1 ऊपर चला जाएगा 0.1 का स्क्वायर बाय 0.15 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 10/15 विच इज इक्वल टू r by 100। 0.1 can be written as 0.01, 0.15 can be written as 0.15 into 0.15। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, करते हैं फटाफट। 2 डेसिमल से 2 डेसिमल गया, 2 जीरो से डेसिमल गया, देन 15 से 15 गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू क्या आती है? 15 इंटू 10 मीन्स 150। तो जो रेसिस्टेंस है वो कितना है हमारा? 150। कितना है? 150। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखा जाए तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे ट्वीक किया जा रहा है। पहले ना ये क्वेश्चन सीधे आ जाता था कि सेल कांस्टेंट सेम है, रेसिस्टेंट फाइंड करो, मोलर कंडक्टिविटी को रिलेट नहीं करते थे। पहले सीधे ये आ जाता था कि G स्टार इज इक्वल टू K इंटू आर। एक सेल का R और K दे देते थे, दूसरे सेल का K देते थे, R पूछ लेते थे। ऐसे आता था पहले क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या ट्वीक किया, उसे K को मोलर कंडक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया है। तो वही फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो यू कैन इजिली सॉल्व। नाउ नेक्स्ट, दिस इज प्योर लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर में जनरली ड्राई सेल यूज होता है, मतलब कि लेक्लांचे या वोल्टाइक सेल। तो ट्रांजिस्टर में जो सेल यूज होगा उसमें एनोड जिंक होगा और कैथोड कार्बन होगा। उसके बाद आपको क्या समझना है? हियरिंग एड्स। तो जो ईयर में, ईयरफोन वगैरह में होता है, उसमें हियरिंग एड्स में अब वो मरकरी सेल यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? मरकरी सेल। मरकरी सेल में जिंक मरकरी एनोड होता है और कैथोड होता है, राइट। अब उसके बाद इन्वर्टर बैटरी में, इन्वर्टर बैटरी में क्या होता है? इन्वर्टर रिवर्सिबल रिचार्जेबल है, तो वहां दो ही बैटरी है सेकेंडरी सेल, या तो निकल कैडमियम बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी दे रखा है, तो सी का आंसर हो गया 4। बी इज हियरिंग एड, हियरिंग एड का आंसर हो गया मरकरी वाला फर्स्ट, और ट्रांजिस्टर का आंसर हो गया जिंक वाला थर्ड। एंड अपोलो स्पेसशिप, अब स्पेसक्राफ्ट में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज होता है, तो फ्यूल सेल इज सेकंड। तो डी का आंसर हो गया 2। ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप, ए का 3, बी का 1, सी का, हाँ बाई चांस फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि हमें बैटरी में क्या क्या याद करना है। तो बड़ा सिंपल है, बैटरी में आपको एनोड और कैथोड रिएक्शंस लर्न करनी है, राइट। उसके बाद आपको सभी के ईएमएफ याद करने हैं कि उनका जो वोल्टेज होता है मिनिमम या मैक्सिमम कितना होता है। उनसे रिलेटेड यूज करना है कि व्हाई वी आर यूजिंग सब्सटेंस, हम क्यों यूज कर रहे हैं। या जैसे एग्जांपल मरकरी सेल, मरकरी सेल इज गिविंग अ लाइफ टाइम कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी फ्यूल सेल है, उसका चार्जेबल एंड रिचार्जेबल दोनों रिएक्शन लर्न होने चाहिए। और ये प्योरली लर्निंग पार्ट है और ये इजी पार्ट होता है, हम एक बार भी याद नहीं करते। आपने देखो एक बार भी कर लिया ना, ये आप पेपर में अटेम्प्ट करके आने वाले, क्योंकि देखिए एक तो होता खुद से लिखना, यहाँ सामने आएगा, थोड़ा भी याद किया होगा ना, देख के आप कनेक्ट कर लोगे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीजन गैस कब रिलीज होगी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? तो देखिए हमने आपको बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पता होने क्या, कि ए के पास ए जाता है और अगर वो ए है ClBr, तो यही रिलीज होंगे। अगर कुछ और है एनीथिंग एल्स, तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। बस यही देख लेते हैं। तो AgNO3, तो मुझे लगता है यहां भी ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए, यहां भी ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए, यहां भी रिलीज होना चाहिए और यहां भी। ओहो, ट्रिक काम नहीं आई। ओके, अब और क्या पता होना चाहिए? इफ एनोड इज मेटल,
अगर एनोड मेटल है तब तो एनोड पे वही ऑक्सीडाइज होगा, मेटल आयन बनेगा। क्या बनेगा? मेटल आयन। और अगर एनोड जो है वो प्लैटिनम है तब ये हमारी ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक कब लगती है? जब एनोड क्या है? प्लैटिनम। तो अब अगर एनोड सिल्वर है तो यहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज नहीं होगी, इसमें रिलीज होगी। देन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम, यस इसमें भी होगी। अब दूसरा है अगर कॉन्क होगा, क्या होगा? कॉन्क। अगर सॉल्यूशन कॉन्क होगा तो कॉन्क सॉल्यूशन में भी एनोड पे हमेशा क्या मिलता है? H2S2O8, राइट? तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या है? बी एंड सी। क्या आंसर है? बी एंड सी। वैसे मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लो, बट ये इससे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट कैन एनोड कैथोड रिएक्शन, उसका एसआरपी से रिलेशन, ये भी आप अंडरस्टैंड कर लो। आगे कोई क्वेश्चन आए तो मैं रिलेट करूंगा जरूर। नाउ फॉर अ मैग्नीशियम Mg2 प्लस एक्वस Ag प्लस एक्वस Ag, करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन है? देखिए, अब ये है एनोड, ये क्या है? कैथोड। इसको याद रखने की बड़ी सिंपल ट्रिक है, ए बी सी। ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड। देन ई नॉट सेल की इक्वेशन क्या होती है? दिस इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें तो कैथोड कौन है? Ag प्लस। तो खैर यहां पे तो रिएक्शन, सेल रिएक्शन पता होना चाहिए। तो हमारा एनोड कौन है? मैग्नीशियम। तो इसमें देखिए सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। एनोड मैग्नीशियम है, Mg इज ऑक्सीडाइज इनटू Mg2 प्लस विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड कौन है? कैथोड है यहां पे Ag प्लस। Ag प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag सॉलिड। अब आपको क्या करना है? गेन और लॉस बराबर करना है। यू हैव टू मेंटेन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। तो अब इधर 2 होगा, इधर भी 2 होगा और इधर भी 2। नाउ एड अप, ऐड करोगे क्या मिलेगा? कैंसिल इट। मैग्नीशियम सॉलिड, राइट? आयंस हैं तो एक्वस स्टेट में होंगे, 2Ag प्लस एक्वस, राइट? फिर उसके बाद Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। नाउ मतलब ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो ये जानना चाहते हैं क्या नर्स्ट इक्वेशन याद है? यस, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय n। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको। log QC, वेयर QC इज रिएक्शन कोशेंट, जहां पे QC क्या है? रिएक्शन कोशेंट है, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में हमें पता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। देखते हैं Mg2 प्लस, ठीक है, एंड Ag प्लस का स्क्वायर नीचे है यार। हाँ, इसमें देखो एक चेंज किया इन्होंने, ये प्लस साइन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? प्लस। और RT बाय F, तो अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 कैन बी रिटन एज RT बाय NF। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस लॉग x इज इक्वल टू लॉग 1 बाय x। मतलब अगर नेगेटिव को प्लस करना है तो लॉग रिवर्स कर देना है। मतलब क्या करना है? लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस। करेक्ट? अब क्या ये मैच कर रहा है? यस। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अवर आंसर इज डी। तो ये था फंडामेंटल कि क्या नर्स्ट इक्वेशन। देखो क्वेश्चन देखो फंडामेंटल ही आ रहा है, बहुत टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी इजी पढ़ो। तो ये तो हमने बोर्ड के लिए पढ़ा है कि कभी भी नर्स्ट इक्वेशन में, अब देखो याद रखो, सिली मिस्टेक नर्स्ट इक्वेशन में कब होता है? व्हेन वी अवॉइड राइटिंग सेल रिएक्शन, क्योंकि हम कोफिशिएंट को पावर में भेजना भूल जाते हैं। अब उन्हें पता है, मान लो बच्चे ने ये भी प्रैक्टिस कर लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया प्लस से
क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है प्रिंटिंग एरर है, बोनस हो जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या सारे ऑप्शन सही है। और पेपर में तो जब आप दोगे ना क्वेश्चन, तो आपको मानना है कि सारे क्वेश्चन सही है। वहां पे आगे दो चीज होनी चाहिए, ये मुझे आता है ये मैं कर दूंगा, ये नहीं आता ये मैं स्किप करूंगा, अनअटेम्प्टेड जाएगा। करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर और रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो ग्राफ कैसा आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का? ऐसे कि जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है, शार्पली इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर सम टाइम वो तो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बट इंक्रीज करती है। अब इसको रिवर्स क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन देखो, हमने जो पढ़ा है वो किसके साथ पढ़ा है? डाइल्यूशन के साथ। जब हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है? जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज करती है। अब अगर इसको इधर से देखें जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखते हैं, शार्पली डिक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या आंसर आएगा? शार्पली डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। यस, आंसर इज बी। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा करते हैं, समझते हैं इस पे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, बड़े ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है यही कि एक है ए एक्स और दूसरा है वाई। ठीक है, एक एक्स है और एक है वाई। राइट, एक एक्स है और एक वाई। आप बताइए व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। तो X इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड Y इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं जो यहां पूछा भी है, ऑन डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी इंक्रीज होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है? तो एज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्या होगी? इंक्रीज, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? सेकेंड, on dilution what happens to the K? कंडक्टिविटी का क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या होता है बताओ। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ध्यान सुनना, अगर वही याद है तो एरर नहीं होगा। कि कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्शन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर ml या पर 100 ml सॉल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होता है? सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट तो सेम ही रहता है। ध्यान से सुनना, क्या हुआ, ये एक बीकर है, इसके अंदर कैटायन और एनायन है, मैंने और वाटर ऐड कर दिया तो कैटायन और एनायन का अमाउंट तो सेम रहा, बट क्या इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम। ऑन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, और इससे क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम। तो उसकी वजह से पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हो गए, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीजेस। चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों की कंडक्टिविटी डिक्रीज। अब बच्चों ने क्या होता है ना, ये ऐसे बहुत याद किया होता है, इसलिए इस बार कंसंट्रेशन के साथ पूछ लिया। तो अगर पूछे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज, विद वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, दोनों में डिक्रीज होता है। हो सकता है कभी रीजन ही पूछ ले, वाई, तो देखो दोनों में रीजन क्या है? अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है डाइल्यूशन पे, क्योंकि
इंटर आयनिक अट्रैक्शन घट जाता है, डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि पहले प्लस माइनस को कम जगह मिल रही थी, अब यहां पे प्लस इधर है तो माइनस यहां है, डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन घट गया, मूवमेंट ज्यादा तेजी से होगी, राइट। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में क्यों इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर या k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, वहां से हमें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन के घटते ही बढ़ जाता है। तो इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड या प्रीवियसली आस्क्ड। आप चेक करोगे 24 में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर सम ऑफ द p block ions are given below. Predict the one with strongest oxidizing capacity. यहां पे बस एक ही बात पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या मेंशन ही नहीं है कि वो रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, सिंपली मेंशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो समझ जाइए वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन, जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू होगा रिडक्शन उतना ज्यादा हो, और जितना एसआरपी कम होगा उतना रिडक्शन कम होगा। ऑल्सो विच हैज हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो सकते हैं वो दूसरे की ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे से लेंगे, तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। मींस जो खुद रिडक्शन होता है जिसका, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका SRP सबसे ज्यादा SRP 1.15 1.67 माइनस प्लस, तो सबसे ज्यादा हो गया 1.67, तो विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस। और SRP पहचानना भी आसान है, रिडक्शन मतलब घटना, जहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही हो समझ जाओ SRP गिवन है। क्या गिवन है? SRP। इसका SRP सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो याद रहेगा SRP रिडक्शन के प्रोपोर्शनल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रोपोर्शनल है। नाउ बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, इस डेटा के बेसिस पे रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है या बढ़ रही है। +6 से +3 डिक्रीज यानी SRP मेंशन है। क्लोरीन 0 -1, एक बच्चा पहले 0 नंबर लाता था फिर -1 लाने लगा, तो ये डिक्रीज यानी SRP। मैग्नीज +7 से +2 यानी SRP। क्रोमियम +3 से +0 यानी SRP। हमने अभी देखा SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन में बोला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी लीस्ट SRP वैल्यू, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा SRP वैल्यू क्या होनी चाहिए? लीस्ट होनी चाहिए। तो देखो सबसे कम कौन? 1.33, 1.36, 1.51, -0.74 इज योर आंसर, सो क्रोमियम, राइट। देखो ये दो ही वैरायटी बनती है क्वेश्चन की, या तो 8 या 7, इससे अलग आ ही नहीं सकता। इससे अलग एक चीज आ सकती है, बस एक ही चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, इससे अलग एक ही चीज आ सकती है। ऑप्शन दोनों दे दें, जैसे ABCD था ना, यहां ऑप्शन दे दें Cl- B MnO4- C क्रोमियम एंड D Cr3+। मतलब ये आ चुका है वैसे, पहले जेई ने पूछा हुआ है कि क्रोमियम और क्रोमियम 3+ दोनों ऑप्शन दे दो, आपसे पूछें विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस कौन हो सकता है? वो जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? क्रोमियम या Cr3+।
तो क्रोमियम कैन ऑक्सीडाइज इनटू Cr3+, बट Cr3+ कैन बी रिड्यूस्ड इनटू Cr। तो आंसर क्या होगा? सी। राइट? समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि दोनों तो आपको पता होना चाहिए कि Cr लिखें या Cr3+ लिखें, बस एक ही ट्वीक पॉसिबल है इसमें। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेंशन है? SEP। अभी बताया है, SEP मींस SRP ऑफ हाफ सेल आर मेंशन बिलो। E नॉट ऑफ कॉपर मेंशन है, जिंक मेंशन है, सिल्वर मेंशन है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन इज which of the following cell gives the most negative value of delta G? कौन मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देगा डेल्टा जी की? तो देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? -NF E नॉट सेल। अगर E नॉट है तो ये डेल्टा जी नॉट हो जाता है, और यहां अगर E होता है तो ये डेल्टा जी हो जाता है। ये मोस्ट नेगेटिव कब होगा? जब ये मोस्ट पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मोस्ट पॉजिटिव। तो देखते हैं मोस्ट पॉजिटिव कब होगा। तो जनरली मोस्ट पॉजिटिव तब होता है जब एक मिनिमम एसआरपी और एक मैक्सिमम एसआरपी को जोड़ा जाए, यानी एक वैल्यू जो सबसे कम मतलब 0.34, एक वैल्यू जो सबसे ज्यादा मतलब -2.37, इनको जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। यानी कॉपर और मैग्नीशियम वाला सेल। अच्छा, कॉपर मैग्नीशियम वाला सेल मेंशन ही नहीं है, तो फिर तो या तो चारों का E नॉट सेल निकालो, या फिर सेकंड केस ले लेते हैं। क्या कॉपर वाला मेंशन है? यस, कॉपर वाला मेंशन है। सिल्वर देख लेते हैं, क्या मैग्नीशियम के जस्ट बाद आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपको सभी का E नॉट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट का E नॉट सेल निकालेंगे। तो E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो यहां पे कैथोड कौन है? अब आपको ABC ट्रिक याद है, पहले A फॉर एनोड, B फॉर सॉल्ट ब्रिज या ब्रिज, C फॉर कैथोड। E नॉट सेल इज E नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन या कैथोड माइनस एनोड। तो सिल्वर का SRP कितना है? 0.8, और जिंक का कितना है? -0.76। इट कम्स आउट टू बी कितना आएगा ये? 1.56 वोल्ट। यस, वन मोर थिंग, हम ये भी चेक कर लेते हैं, क्या N की वैल्यू सेम है? नहीं तो उससे भी इंपैक्ट आएगा। 2 1, तो N का वैल्यू 2 होगा, +1 और +2 इसका भी LCM 2 हो जाएगा, +2 +2 LCM 2, +2 +1 LCM 2। N सेम है, यानी E नॉट सेल से आंसर निकल आएगा। A में आंसर आया 1.56। सिमिलरली B में निकाल लेते हैं। E नॉट सेल इज E नॉट रिडक्शन। अब कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज -2.37 माइनस सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू 0.80। ये तो मोस्ट पॉजिटिव हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट C, E नॉट सेल इज E नॉट कैथोड यानी मैग्नीशियम -2.37 माइनस जिंक। जिंक का कितना रखा है? -0.76। ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। समझ रहे हैं ना कि अगर E नॉट सेल नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव, वो आंसर हो ही नहीं सकता। देन D पार्ट, E नॉट सेल इज इक्वल टू सिल्वर विच इज 0.80, देन कॉपर विच इज 0.34। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 0.56। आंसर इज A। क्या आंसर हुआ? A। तो दिस इज द आंसर कि जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव। क्लियर है? तो हमको एक चीज समझ आ गई है कि वैसे अब देखिए, एक चीज क्लियर है कि वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमम जोड़ दो, बट अगर नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। और हमने देखा अगर मैग्नीशियम को इन्होंने गलती से, देखो बहुत एक मतलब क्या है, ये तो हमने मैथमेटिकली किया, कंसेप्चुअली कैसे कर सकते हो? आपको पता है सबसे कम एसआरपी किसका होगा? सबसे कम एसआरपी होगा मैग्नीशियम का। यानी कि इसको तो हमेशा क्या होना चाहिए था? इसको हमेशा होना चाहिए था ऑक्सीडाइज, यानी एनोड होना चाहिए था। तो यानी अगर इन्होंने कहीं पे कैथोड बना दिया मैग्नीशियम को, तो वो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। तो मतलब जैसे प्रैक्टिस के बाद मैं कहता हूँ ना ट्रिक बनती है, तो आप
कंसेप्चुअली देखो समझ रहे हैं कि अगर आपने लीस्ट एसआरपी वाले को एनोड बना दिया वो कैथोड, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि रिड्यूस तो वो होता है जिसका एसआरपी मैक्स होता है। ठीक है, ध्यान सुनना दोबारा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख देता हूं। अगर एसआरपी लीस्ट है तो उसका अगर वो गलती से लीस्ट एसआरपी वाला कैथोड बन गया तो रिएक्शन के होने के चांसेस ना के बराबर, क्योंकि लीस्ट एसआरपी वाला रिड्यूस नहीं होता, ऑक्सीडाइज होता है, एनोड बनता है। यानी कि मैंने देखा मैग्नीशियम ये तो हो ही नहीं सकता और मैं तुरंत सिल्वर चेक कर लूं, तो इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, राइट। प्लस ये क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर में आया तो मैं बताता हूं कैसे आया। वो पूछा है ऐसे 4 एसआरपी दे दिए और बोला है विच कॉम्बिनेशन विल गिव्स मैक्सिमम वोल्टेज, कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम वोल्टेज देगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज वही देगा मिनिमम और मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन। तो मिनिमम इज मैग्नीशियम एंड मैक्सिमम इज सिल्वर। तो सिल्वर और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, राइट। तो यू कैन से जब मिनिमम यानी जब मैग्नीशियम होगा, ठीक है, और सिल्वर होगा तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलने वाली है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर द गिवन सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अबव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना है। मतलब देखो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रो में जितने कंसेप्ट है ना सब पूछ लिया, यानी यू इलेक्ट्रो में आप ऐसा नहीं एक दो पढ़ के चले जाओ वही आएगा, सबसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये है, इसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन ने। देखो कैसे, Ag प्लस से Ag पे ई नॉट वैल्यू x है, Fe2 प्लस से टू इलेक्ट्रॉन ई नॉट वैल्यू y है और इसकी z। क्वेश्चन में देखो Fe2 प्लस Ag प्लस 3 प्लस और Ag, मतलब इसका अगर मुझे ई नॉट सेल निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आराम आराम से एक्सप्लेन करता हूं। इसका ई नॉट सेल निकालना है तो फॉर्मूला यूज होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। नाउ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो अब रिड्यूस कौन हो रहा है, Ag प्लस से Ag, तो हम क्या लेंगे ई नॉट Ag प्लस कॉमा Ag माइनस, ध्यान रखना एक और पॉइंट, कैथोड माइनस एनोड ऑल वैल्यूज आर इन एसआरपी। कैथोड का ईएमएफ भी एसआरपी में लिखते हैं, एनोड का ईएमएफ भी एसआरपी में लिखते हैं। दूसरा है आयरन, +2 से जा रहा है +3, ई नॉट Fe3 प्लस कॉमा Fe2 प्लस, एसआरपी लिखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात, जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं कैथोड माइनस एनोड, तो ई नॉट हो गया Ag प्लस कॉमा Ag माइनस कैथोड माइनस ये वैल्यू भी एसआरपी होती है, ये वैल्यू भी एसआरपी होती है, बोथ आर इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अगर आप कैथोड प्लस एनोड फॉर्मूला लिखते हैं तब, अगर आप कैथोड प्लस एनोड फॉर्मूला लिखते हैं तब आप एक का एसआरपी लेते हैं और एक का एसओपी। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं कि एक ही पैटर्न लेके चलो, राइट। अब देखो व्हाट इज द ई नॉट वैल्यू ऑफ Fe3 टू Fe2। Fe2 से Fe पता है, Fe3 से Fe पता है, इसका तो ई नॉट ही नहीं पता। यानी इन्होंने ये भी पता कर लिया, क्या बच्चे को ये कंसेप्ट पता है। कौन सा कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल फॉर्म अ सेल रिएक्शन, अगर 2 हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से सेल रिएक्शन बन रहा है, देन ईएमएफ इज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। तब ईएमएफ होता है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, अदरवाइज नॉट, ठीक है, अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं होता। बिकॉज EMF is intensive property, do not depends upon quantity, it depends on
नेचर, अदरवाइज नॉट। तो अदरवाइज वी कैलकुलेट ईएमएफ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या आपको ये बात पता है कि, क्या पता है कि गिव्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ईएमएफ इज इंटेंसिव। ठीक है, ईएमएफ क्या है, इंटेंसिव है, पता है बात। तो ये अब होगा डेल्टा जी से, बट इसके लिए भी मैंने ट्रिक बता रही, सिंपल ट्रिक है, ऐसे लिखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑलवेज अरेंज एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। जब भी अगर आप चाहते हो क्वेश्चन जल्दी से हो, क्योंकि लिखना भी है एग्जाम में टाइम लगेगा, तो फटाफट क्या करना है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 2 और 0 ही है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो जल्दी से। ठीक है, तो लिखो फटाफट Fe3 प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe। करेक्ट। अब देखो क्या मानना है, अगर आप इसको मानते हैं डेल्टा G1, ध्यान से समझना, रूल नंबर 1 इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रूल नंबर 2 इसको लिखो डेल्टा G1, इसको लिखो डेल्टा G2 एंड इसको लिखो डेल्टा G3। और मुझे लगता है हम समझ रहे हैं ये पूरा डेल्टा G03 सम है डेल्टा G0 और डेल्टा G02 के। तो सिंपली लिख दो डेल्टा G03 इज द सम ऑफ डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। नाउ व्हाट इज डेल्टा G03? माइनस NF E0, 3 है तो माइनस N3 E03। फैराडे इज अ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ कांस्टेंट, तो वो तो वैल्यू सेम रहती है। नाउ माइनस N1 F E0 1 प्लस डेल्टा G0 की वैल्यू भाई NF E0 होगी, लेकिन 2 है, माइनस N2 F E0 2। राइट, अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्लियरली दिख रहा है F कैंसिल हो जाएगा, तो क्या, और माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस भी कैंसिल, तो माइनस N3 E03 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N1 E1 प्लस N2 E2 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नाउ अब देखते हैं व्हाट इज E03, मतलब प्लस 3 से 0 के लिए E0 की वैल्यू क्या है। तो देखो प्लस 3 से 0 के लिए E0 की वैल्यू है Z। व्हाट इज N3? 3 से 0 पे जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3, विच इज जनरली आप आराम से निकाल लो मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कभी भी n निकालना है ना, चाहे n फैक्टर में निकालना हो, कहीं भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो मैं भी उसका भी शॉर्ट बनाने वाला हूं, तो फटाफट वो भी करते हैं। अब N1, व्हाट इज N1? E1, 3 से 2 में जाने के लिए n की वैल्यू हो गई 1, और 3 से 2 पे कैलकुलेट करना है, दिस इज E1। N2, 2 से 0 पे जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, या कुछ भी कर लेना, मॉडुलस याद रखना, या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब E2, 2 से 0 पे जाने के लिए वैल्यू क्या है, Y। तो बताइए यहां से E1 कितना है, E1 आया 2Y माइनस Z। क्या आया, E1 इज, ठीक है, E1 कम्स आउट टू बी 2Y माइनस Z। तो फिर वही, आज पता नहीं इतना टेक्निकल एरर है, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो हमने फटाफट ये बात समझ ली थी कि Fe3 प्लस चेंज होगा Fe2 प्लस में, और Fe2 प्लस चेंज होगा Fe में। पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और इसका जो डेल्टा G01 है, ये डेल्टा G02 है, ये इसके सम के इक्वल हो जाएगा डेल्टा G03 के। राइट, तो हमको ये समझ आया कि अगर हम सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे तो ऑलवेज डेल्टा G03 इज डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। नाउ डेल्टा G03 इज माइनस NF, 3 से 0 में गए तो n की वैल्यू 3 है, फैराडे E03। डेल्टा G01
माइनस 3 से 2 में गए तो दिस इज F1 F एंड दिस इज E01 माइनस, प्लस तो रहेगा, चलो प्लस भी लिख देता हूं, माइनस, अब 2 से 0 में क्या हो गया 2 एंड E02। अब क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट कि हमें 3 से 0 में जाने के लिए 3 से 0 में जाने के लिए वैल्यू थी 3z, f कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, राइट, f तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3z माइनस, अब E01 3 से 2 हमें कैलकुलेट करना है, और माइनस 2 E02 है हमारा 2 से 0, तो 2 से 0 के लिए क्या होगा 2 से 0 के लिए y 2y, माइनस अगर कॉमन ले लें तो E01 प्लस क्या हो गया ये 2y हो गया। ठीक है, देखो अब सिंपल मैथ्स है, यहां से E01 विच इज FP3 प्लस 2 प्लस, ये कितना हो गया 3z माइनस 2y, क्या हो गया 3z माइनस 2y। तो देखो अभी बाय चांस ऐसा था कि चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जो इस तरीके का था, तो हमें पता लग गया आंसर यही है, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये कैलकुलेट करते ही हो गया। बट ठीक है, हम चेक कर लेते हैं अभी कि क्या ये आंसर सही है, तो देखते हैं। ये जो सेल रिएक्शन है इसमें Fp2 Fe3 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज एनोड। E0 सेल क्या होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, सभी को पता है लोन LOAN से, तो C इज कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो दिस इज E0 Ag प्लस कॉमा Ag। एनोड पे ऑक्सीडेशन, बट लेते SRP है, ध्यान से सुनना, लेते क्या है SRP, तो Fp3 प्लस कॉमा Fp2 प्लस। What is the value of E0 Ag plus Ag? This is X. What is the value of E0 Fe3 plus Fe2 plus? This is 3z minus 2y. आंसर मैच हो गया ना, ठीक है, आंसर मैच हो गया x प्लस 2y माइनस 3z। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन रोको, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। क्या हम इस आंसर पे आ पाते हैं? पेन से एक एक लाइन जब तक निकल ना जाए ना, देखो देख के फील आता है, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि देख के फील आता है कि बिल्कुल क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, बट जब आप खुद से पूरा वो आंसर निकाल दो तब समझ लो आ गया। तो स्क्रीन रोकिए एंड सॉल्व इट, अभी जो करना है अभी करना है, बाद में टाइम नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इन द अबव डायग्राम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन, तो आपको E0 निकालना है FeO4 2 माइनस Fe2 प्लस, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, FeO4 2 माइनस और इसका प्लस 2 वोल्ट, Fe3 प्लस 0.8, Fe2 प्लस, इन द अबव डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवर द एरो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ऐसे गिवन है, FeO4 2 माइनस Fe3 प्लस Fe2 प्लस, राइट, आई गेस ठीक लिख रहा है। उसके बाद ये जो वैल्यू है दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 0.8 वोल्ट एंड आई गेस इट इज Fe, इट बिकम्स माइनस 0.5 वोल्ट। आपको एरो के ऊपर EMF गिवन है, ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं इसको ना दोबारा लिख देता हूं ढंग से। देखो ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, तो इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देता हूं। इसमें मेंशन है FeO4 2 माइनस Fp3 प्लस Fp2 प्लस एंड Fe, राइट। ये जो पोटेंशियल है ये है प्लस 2 वोल्ट, नेक्स्ट है प्लस 0.8 वोल्ट, नेक्स्ट है माइनस 0.5 वोल्ट। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ E0 FeO4 2 माइनस 2 Fe2 प्लस, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पूछी है। तो देखो जो मैंने आपको यहां ट्रिक बताई थी वो यहां काम आएगी। अभी क्या बताया
कि यहां से लेके यहां तक, अगर यहां तक भी होता तो हम वैसे ही सॉल्व करते। तो बहुत ही सिंपल है, यहां से लेके यहां तक के लिए डेल्टा जी, अगर मैं मेंशन कर देता हूं, लेट्स से इट इज डेल्टा जी नॉट 1, it is delta g naught 2 and it is delta g naught 3 and let's say this is delta g naught 4। तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट 4 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। अब देखिए डेल्टा जी नॉट 4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस एन एफ ई नॉट 4, डेल्टा जी नॉट 1 अब माइनस एन एफ, क्योंकि ये मैथ्स है और हम बहुत बार कर चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 4 में 4 होगा, 1 में 1 होगा, 2 में 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। FeO4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +6, +6 से 3 गया तो n की वैल्यू कितनी है, 3। ये माइनस साइन भी हटा देता हूं कॉमन लेके, ठीक है, ये हो गया 3, F भी कैंसिल कर देते हैं और E01 इज 2 प्लस N2, 3 से 2 में गया तो N की वैल्यू क्या हो गई, 1 और ये कितना है 0.8। E04 यानी ये निकालना है, N4 +6 से +2 में जाएगा, वैल्यू क्या हो गई 4। तो व्हाट इज E04, 3 2 6 प्लस 0.8, 6.8 बाय 4, 4 1 4, 1.7। आंसर इज डी। क्या आंसर आया, डी। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ट्रिक क्यों सिखाई। ऑलवेज यूज करो, इजी है, गलती होने के चांसेस रेयर होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लेटिमर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, लेटिमर डायग्राम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, राइट, चलते हैं आगे फटाफट, काफी लेंदी सेशन हो गया है। Corrosion is an electrochemical phenomena in which pure metal act as anode and impure metal as cathode। Corrosion में प्योर वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, एनोड होगा और इम्प्योर कैथोड होगा, ट्रू है। The rate of corrosion is more in alkaline solution than in acidic, ये false है। Now let me explain this, समझाता हूं। देखो why corrosion occurs, corrosion होता किस वजह से है, presence of impurity, ठीक है। जहां इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है और एक, अब क्या होगा, सेम एक मेटल है, उसमें कहीं पे हल्का सा प्योर पार्ट है और कहीं पे इंप्योरिटी वाली पार्ट है, ठीक है। तो जो इंप्योरिटी वाला पार्ट है उस वो प्योर मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी प्योर मेटल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। आप देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी तो यही होता है, आयरन क्या होता है, रस्ट होता है, ठीक है, आयरन क्या होगा, रस्ट होगा। तो ऑक्सीडाइज हुआ ड्यू टू इंप्योरिटी, तो प्योर मेटल एनोड होता है और इम्प्योर क्या होता है, कैथोड, क्योंकि इंप्योरिटी की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन से एसआरपी बढ़ गया, ऐसा मानते हैं, ठीक है। एसआरपी बढ़ गया तो इम्प्योर वाले का रिडक्शन होने लगा और वो कैथोड हो गया, और प्योर वाला क्या हो गया, एनोड। तो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और अगर मैं बोलूं इसे एनसीईआरटी से कहां लिया, एनसीईआरटी में एक लाइन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शायद, तो मेरे को तो लास्ट ही लगता है, इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल का लास्ट है वो, कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। इसी को इन्होंने ट्वीक कर दिया, कोरोजन लिख दिया, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना in which pure metal act as anode and impurity act as cathode। तो statement 1 is true and second is false। आंसर इज सी। आंसर क्या हुआ हमारा, सी हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, which of the following electrolyte can be used to obtain H2S2O8। तो अभी हमने किया था कॉन्क सॉल्यूशन, कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से H2S2O8 मिलता है, वेरी वेरी रिपीटेड। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को कर लो, देख लो, इसी सेशन में 2 बार आ गया, ठीक है, इसी सेशन में 2 बार। हाँ एक और है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन 10-12 डिस्कस किया तो इसका मतलब नहीं वो 10-12 सेशन में, वो कई बार 15-16 भी होते हैं, वो रिपीटेड होते हैं, इवनिंग मॉर्निंग में कई बार सेम होता है, डिजिट अलग होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए ये सेशन में क्या है, रिपीट हो गया है, तो ये याद ही कर लेना, अप्रैल सेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन,
A solution of aluminium chloride is electrolyzed for 30 minutes using a current of 2 ampere. The amount of aluminium deposited, ठीक है, ये सिंपल फैराडेज लॉ का न्यूमेरिकल है कि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइज किया है, वो एल्यूमिनियम सॉलिड में चेंज हुआ है, तो वो डिपॉजिट हो रहा है। बताओ क्या आंसर होगा? तो गिवन मास क्या पूछा है? एल्यूमिनियम डिपॉजिट। यस, गिवन मास इज मोलर मास बाय एन फैक्टर IT बाय फैराडे। तो देखते हैं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज 27। व्हाट इज n फैक्टर? इट इज 3। व्हाट इज करंट? 2 एम्पियर। व्हाट इज टाइम? मतलब देखो कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 30 मिनट्स सेकेंड्स में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। फैराडे इज 96500 कूलम। ऑप्शन देखें 1.6, 1.007, 0.336, 0.441। ये थोड़ा सा है, बट ऑप्शन देखिए लग रहा है कि थोड़ा राउंड ऑफ करके ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि रियल टाइम में करना कैलकुलेटर नॉट अलाउड। तो ऐसा करते हैं, ये 3 से ये 3 गया, ये 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन कर ली है और 965 ये हो गया 27 इंटू 6 2 12 बाय 965। एंड 965 को मैं अभी 965 रहने दे रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ क्यों। 12 7 84 और 12 2 24, 24 और 8 32, 324, ठीक है। तो 324 बाई 965, 965 को अगर मैं 1000 मान लूं तो आंसर होना चाहिए 0.324, और 0.34 से स्लाइटली हायर, 0.324 से स्लाइटली हायर आंसर सी है। क्या है आंसर? सी। आई गेस आपको समझ आया, और मैं इस कैलकुलेशन को इसीलिए मैंने रियल टाइम में आपके सामने किया है, सो दैट मैं आपको समझाना चाहता था कि फैराडेज लॉ में 965 हमेशा यूज होगा। कोशिश करो उसे लास्ट में सॉल्व करने की, अनलेस और अनटिल टेबल में 5 ना हो, ठीक है, क्योंकि 965 को 1000 बनाकर राउंड ऑफ करके आंसर निकाला जा सकता है। 5 होता है तो जनरली चीजें 193 की टर्म में होती है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव यू फॉर कैलकुलेशन ओनली, बिकॉज 965 इज नियरेस्ट टू 1000 एंड वी आर ऑल अवेयर अबाउट द मैथमेटिक्स दैट अगर हम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं तो आंसर क्या होता है? छोटा। तो 965 को 1000 लेके जो आंसर है उससे थोड़ा स्लाइटली हायर ही टिक करना है। तो इन दिस वे हमने अपना टाइम सेव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एंड ठीक है, सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस किया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कंसेप्चुअली आपको कौन सी बात पता होनी चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात, रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात, कैसे वो एसआरपी पे डिपेंड करता है, ये कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, वो आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी फॉर्म अ सेल रिएक्शन इन अ नर्स्ड इक्वेशन। ये 3 फंडामेंटल पता है तो ये कर लेंगे। लर्निंग पार्ट सारे फॉर्मूले विद यूनिट्स, वेरिएशंस एंड सेल के एनोड, कैथोड एंड यूजेस। तो देखो एक बार स्पेसक्राफ्ट नाम देख के भी पूछ लिया, यानी यूजेस को भी रिलेट करवा लिया है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक।